हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल आज़ाद सर यूट्यूब पर स्वागत है। और आज आप लोग इस वीडियो में 12वीं कक्षा के जितने भी छात्र छात्राएं जो आज इतिहास विषय का एग्ज़ाम जो दिए हैं, आपकी सेंटर परीक्षा में आज जो फर्स्ट शिफ्ट में इतिहास विषय था, इतिहास का जो सेंटर परीक्षा दे दिए हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 100 आए थे, उसका सभी आंसर जो आप 50 प्रश्नों को OMR पर रंगे होंगे, उसमें कितने प्रश्न आपने सही बनाया उसको आप मिला लीजिए कि कितने प्रश्न आपने सही बनाया। 100 में 50 प्रश्न को रंगने थे। अब 100 में आपके कितने सही हुए, कमेंट सेक्शन में मेरे पास इस वीडियो में कमेंट करें, ताकि मैं आपको समझ सकूं कि आपने मेरा मेरे सभी इस फुल वीडियो को देखा और उससे आप लाभ भी उठाए। तो आपके 50 प्रश्नों में कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसमें अपना नाम भी लिख दें। यदि आप मेरे विद्यालय के हैं तो उसमें भी अपना नाम लिख दें, या फिर कोई भी है अपना नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं और भी आपको लाभ के लिए और अधिक प्रयास कर सकूं, अच्छे वीडियो दे सकूं। चलिए, पहला प्रश्न है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सबसे पहले 1861 ईस्वी में किए थे, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा डी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख नगर था, है ना, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, है ना। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, है ना, ने किया था 1921 ईस्वी में, 22 में, मोहनजोदड़ो की 22 में। RS विष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था। धौलावीरा नगर की खोज सबसे पहले जगतपथ जोशी ने किया था 1967-68 ईस्वी में, परंतु इसकी उत्खनन दिया हुआ है, उत्खनन RS विष्ट के द्वारा 1999 से 2005 के बीच किया गया था। तो 1999 से 2005, 1990 में शुरू किया गया था। तो सही उत्तर तीसरा का डी। भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण कब हुआ था। अभी पहले भी बताए थे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण IAS इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खोज स्थापना सबसे पहले 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो चौथा का सही उत्तर सी। नेक्स्ट प्रश्न है पाँचवा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता जिसका आकार लगभग त्रिकोण के जैसा था, त्रिभुजाकार, और इसका चौहद्दी देखा जाए कहाँ से कहाँ तक के विस्तार था। उत्तर में मांडा तक फैला हुआ था, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकोंगडार और पूर्व में पूछ रहा है प्रश्न आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर पूर्व में था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है अंगुत्तर निकाय में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, छठा का सी। गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी। सबसे पहले लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख वज्जी संघ में, लिच्छवी में आप लोग पढ़े होंगे। तो वज्जी संघ ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना लगभग 544 ईस्वी पूर्व किया था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। राजगीर में इसकी राजधानी था, जिसका पुत्र अजातशत्रु, उसका पुत्र उदयीन। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। उसके बाद है इंडिका किसने लिखा। इंडिका मेगास्थनीज मौर्य वंश के एक प्रसिद्ध
पुस्तक है इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने लगभग 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। तो इंडिका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिलते हैं? मौर्यकालीन गुहा अभिलेख बिहार में भी बराबर की गुफा आप जानते होंगे जहानाबाद जिला में स्थित है। बराबर की गुफा में 2 गुफाएं अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है। एक है सुदामा गुफा और दूसरा है चौपर गुफा। एक सुदामा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा है कर्ण चौपर गुफा। ये दोनों गुफा बिहार के बराबर जिले में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा 10वां का सही उत्तर है। कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख सबसे पहले अशोक और कलिंगा की रानी पद्मा के बीच हुआ था, पद्मावती के बीच 13वां शिलालेख में जो है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था, इसकी उल्लेख किया गया है 13वें शिलालेख में। तो सही उत्तर सी। अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में लगभग 268 ईस्वी पूर्व किया गया था। 268 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, आयु कहें कि भारत का महान राजाओं में से एक था अशोक, जिसने धम्म की स्थापना किया था। तो पाटलिपुत्र हो गया इसका आंसर, सही उत्तर सी 12 का। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? कनिष्क, स्कंदगुप्त, रुद्रदमन, अशोक। रुद्रदमन। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था, लेकिन अपने स्वयं के खर्च पर इसको जो निर्माण जो हुआ था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, लेकिन इसका मरम्मत किया था रुद्रदमन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा 13वां का सही उत्तर बी। 14वां अष्टाध्यायी पुस्तक, एक प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि ने किया था, ऑप्शन नंबर डी में है। ये लगभग 4वीं से 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, लगभग 400 से 500 ईस्वी पूर्व इस पुस्तक की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था, अष्टाध्यायी पुस्तक। नेक्स्ट है दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किस वंश का उदय हुआ था? दक्कन मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर सातवाहन वंश का उदय हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 15 का सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, संगम साहित्य की रचना अहनानूर पुरनानूर, ये जैसे प्रसिद्ध पुस्तक है संगम तमिल साहित्य, ये इसकी रचना किस भाषा में हुआ था? तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना हुआ था। 16वां का सही उत्तर सी। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव नाटक की रचना किसने किया था? कौमुदी महोत्सव नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना वज्जिका, जिसको विजय भट्टारिका भी कहते थे, कर्नाटक की रानी थी। ये विजय भट्टारिका भी जिसको कहते हैं, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, विजय भट्टारिका, है ना। इसने ही कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक की रचना किया था, ये चंद्रादित्य की पत्नी थी। नेक्स्ट, किस शासक के काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष काल था? गुप्त काल का चरमोत्कर्ष काल चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके शासनकाल में गुप्त वंश सबसे चरम सीमा पर उत्कर्ष इसका था। तो सही उत्तर बी। इनके दरबार में भी 9 रत्न थे। इतिहास में 2 ऐसे राजा थे जिनके दरबार में 9 रत्न थे। एक अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। कालिदास इनके दरबार के ही 9 रत्नों में से एक थे। 19वां, महारौली का लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? किसके काल में हुआ था? महारौली का लौह स्तंभ गुप्त काल में, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में ही, लगभग 500 ईस्वी में लगभग दिल्ली के लौह स्तंभ, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, ये इसके निर्माण किया गया था, महारौली में स्थित है। तो सही उत्तर 19वां का सी। 20वां, अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? अग्रहार अनुदान जो है ब्राह्मणों को उनके धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य से दिया जाता था। ब्राह्मणों को दिए जाने वाला ये अनुदान था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व यानी ऑप्शन नंबर डी में किया गया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 के सही आंसर मखली पुत्र गोसाल। मखली गोसाल जो थे आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर 22 का। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? महावीर ने सबसे पहले अपना उपदेश ऐसे राजगिरी में दिया था। राजगिरी के विपुलाचल पर्वत पर ये सबसे पहला उपदेश दिए थे। राजगिरी में कहाँ पर? विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत पर अपने 11 शिष्यों को ये पहला उपदेश दिए थे। तो सही उत्तर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजगिरी में अपने 11 शिष्यों को विपुलाचल पर्वत पर प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था। तो सही उत्तर 23वां का हो जाएगा डी। 24वां प्रश्न है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख बौद्ध के 3 पिटक हैं, त्रिपिटक प्रसिद्ध है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है इसमें नियमों एवं अनुशासन संबंधित नियमों का संग्रह है। विभिन्न प्रकार के नियम, अनुशासन इत्यादि बताए गए हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में शिक्षा एवं उपदेश है एवं अभिधम्म पिटक उनका विश्लेषण किया गया है, उनके सिद्धांतों का। तो विनय पिटक प्रश्न पूछ रहा है नियमों का उल्लेख किसी ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में। तो सही उत्तर हो जाएगा 24 का सही उत्तर ए। 25वां मंदिर निर्माण की जो शैली है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो नागर शैली उत्तर भारत में जनरली होता है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और मध्य में और कुछ दक्षिण पूर्व में बेसर शैली। तो मंदिर निर्माण की उत्तरी भारतीय शैली है नागर शैली। सही उत्तर 25वां का बी। अल-बरूनी भारत कब आया था? अल-बरूनी लगभग 1017 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक भारत में वो भ्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान वो भारत आया था, यानी 1017 से 1030 यानी 1017 से 1030 ईस्वी तक वो भारत रहा था। महमूद गजनवी के साथ वो आया था आक्रमण के दौरान। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक। अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? किताब उल हिंद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। अरबी भाषा में यह लिखा गया था। तो अल-बरूनी कब आया था? तो 1017 से 1030 ईस्वी तक यानी 11वीं शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में हुआ था और वे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 1325 ईस्वी में आया था। 1325 ईस्वी में इब्न बतूता के शासनकाल में आया था, मोरक्को का था। ठीक है, 1325 में मोरक्को से यात्रा शुरू किया था, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको कि पागल बादशाह के भी नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के ये शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। नारियल और पान का पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया था? वही इब्न बतूता ने सबसे पहले 14वीं शताब्दी में जो ये नारियल और पान का 1325 में आया था, तो यही नारियल और पान का भी उल्लेख किया है अपने पुस्तकों में। तो सही उत्तर 28वां का बी। 29वां ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये फ्रांसिस बर्नियर द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। मुगलों के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों में फ्रांसिस बर्नियर भी प्रमुख था और फ्रांसिस बर्नियर ने ही यह पुस्तक लिखा था, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो सही उत्तर 29वां का डी। फ्रांसिस बर्नियर से संबंधित प्रश्न ही है 30वां। फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा था? फ्रांसिस बर्नियर भारत में 1656 ईस्वी से 1658, 1656 से 1668 ईस्वी तक यानी कुल 12 वर्षों तक यह भारत रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 30वां का सही उत्तर डी हो जाएगा। अलवार और नयनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? अलवार और नयनार जो है दक्षिण भारत का
प्रसिद्ध संतों में से थे। अलवार जो वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले थे और नयनार जो थे शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। तो अलवार और नयनार दक्षिण भारतीय संतों से संबंध रखते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, अलवार वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे और नयनार शैव संप्रदाय को मानने वाले। 31 प्रश्नों को मैंने बता दिया। इनका सभी का आप पूरा वीडियो देख लीजिए, तो अंत में हम सभी का एक साथ समेकित रूप से हम सभी प्रश्नों का वैकल्पिक आंसर जो होगा हम एक पेज पर आपको हम बता देंगे, जिसको आप एक साथ मिला लीजिएगा। अभी विश्लेषण इसका एक एक करके कर रहे हैं, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और याद भी होगा। तो 32वां प्रश्न आगे चलते हैं। भक्ति के निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया था? भक्ति के निर्गुण परंपरा का आरंभ कबीर द्वारा भी और गुरु नानक द्वारा, दोनों ही उत्तर भारतीय के ही हैं, निर्गुण परंपरा के ही हैं कवि। तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कश्फ उल महजूब ग्रंथ की रचना किसने किया था? कश्फ उल महजूब ग्रंथ की रचना अबुल हसन अल हजवरी के द्वारा किया गया था। अबुल हसन अल हजवरी ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही उत्तर डी। चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था? चिश्ती सिलसिला का प्रचार में ऐसे शेख बुरहानुद्दीन गरीब का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ गेसूद राज दिया हुआ, ये भी चिश्ती संप्रदाय के ही प्रचारक थे। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन गरीब एंड गेसूदराज दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। विट्ठल मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, हम्पी कर्नाटक। विट्ठल मंदिर कहाँ में है? कर्नाटक में, हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर नायक कौन थे? अमर नायक विजयनगर के राजा के सैन्य कमांडर थे। तो 36 का सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी के रूप में स्वीकार की थी? विष्णु की पत्नी अपने आप को मानती थी, तो वे अंडाल महिला संत थी। अंडाल उसका नाम था, जो अपने आप को विष्णु की पत्नी के रूप में स्वीकार करती थी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। 38वां, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन को किस नाम से जानते हैं? अलवार संतों के जो काव्य संकलन है उसको नलिरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जानते हैं, और इसको तमिल का वेद भी कहा गया है। नलिरा दिव्यम प्रबंधम को तमिल ग्रंथों में वेद कहते हैं। तमिल वेद के नाम से भी इसको जानते हैं, नलयिरा दिव्यम। यही अलवार संतों के काव्य संकलन है। तो सही उत्तर सी 38 का। 39, सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय जिसको कि आंखों देखी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? डोमिंगो पेश ने, जो कि सम्राट कृष्णदेव राय के एक दरबारी थे, उनके दरबार में आए थे, उसने उनके द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखी वर्णन किए हैं। सही उत्तर हो जाएगा 39 का डी। 40, विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय कॉलिन मैकेंजी को जाता है। ये 1800 ईस्वी में खोज किया था विजयनगर का। तो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए। शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पुस्तकों का पत्रों का संग्रह कहलाता है मकतूबात ए इमामी रब्बानी। संग्रह कौन की है? शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह, यह है मकतूबात ए इमाम रब्बानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हो गया। 42, नक्शबंदी सिलसिला, इसके संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी थे, जो कि इसमें नहीं है। तो इसमें एक और उनके मेन प्रचार प्रसारक जो थे किए थे, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह। ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह ऑप्शन नंबर डी में, ये भी प्रचारक थे, प्रसिद्ध प्रचारक। हम बता रहे हैं संस्थापक तो ऐसे इसके थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इसीलिए इसका नाम नक्शबंदी सिलसिला रखा गया। इसका
संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी थे, लेकिन इसमें नहीं कोई दिया हुआ है। बहाउद्दीन है लेकिन जकारिया है, तो ये बहाउद्दीन तो है लेकिन जकारिया नहीं था, तो इसके ऑप्शन बी सही रहेगा, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह, सही उत्तर बी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर के साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच यह युद्ध हुआ था। तो सही उत्तर 1565 ऑप्शन नंबर सी है। अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में हुआ है? अलवार साहित्य का रचना तमिल भाषा में किया गया है, जिसमें 12 कवि संत अलावर जो थे उन्होंने जो पुस्तक लिखा था वो तमिल भाषा में इस साहित्य की रचना किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 44वां का। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक बहुत ही अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लगभग 12वीं सदी में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले पेज, क्वेश्चन नंबर अगला पेज पर 46। आईने अकबरी रचना किस भाषा में हुआ था? आईने अकबरी पुस्तक जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक था, जिसमें वो अकबर के प्रशासन के बारे में, अकबर के बारे में लिखा था। अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा जो प्रथम भाग है, उसी का तीसरा भाग ये आईने अकबरी को कहते हैं। तो आईने अकबरी पुस्तक की रचना अबुल फजल ने लिखा था, फारसी भाषा में इस पुस्तक की रचना किया था, और ये 1590 से 98 ईस्वी के बीच लगभग इस पुस्तक की रचना किया गया था। 1590 से 98 ईस्वी के बीच ये अकबर, जिसने कि 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत में मुगल वंश का प्रसिद्ध महान राजा थे, उन्हीं के शासन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, राजपाट के बारे में आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है फारसी भाषा में। अगला है, मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया था? मुगल काल में रॉल्फ फिच ये भी किया था। 1583 से 91 के बीच, या 1583 से 91 ईस्वी में मुगल काल में रॉल्फ फिच ने किया था। इसी तरह विलियम हॉकिंस भी मुगल काल में किए थे, 1608 से 11 के बीच में। और पीटर मुंडी भी मुगल काल में, शाहजहाँ के शासनकाल में 1630 से 34 ईस्वी तक, शाहजहाँ के शासनकाल में। तो सभी हो गया। पहला था रॉल्फ फिच, जो कि अकबर के शासनकाल में, पहला अकबर के शासनकाल में आए थे रॉल्फ फिच। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी से 11 ईस्वी तक, और पीटर मुंडी 1630 ईस्वी से 1634 ईस्वी तक शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। किस मुगल शासक ने रेहट जो होता है प्राचीन काल में, इसको सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए कुआं में बड़े बड़े एक गोलाकार एक व्यवस्था था, जिसमें कई सूप लगे हुए थे, जिससे कुआं से पानी बाहर निकल जाता था। रहट, इसकी जानकारी बाबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बाबरनामा में किए हैं। बाबर ने किसमें? बाबरनामा में। तो रहट के बारे में बाबर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रधान कौन था? मुगल काल में राजस्व विभाग के प्रधान को दीवान ए आला या वजीर कहते थे। तो दीवान, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, दीवान ए आला या वजीर। विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाने वाला दान क्या कहलाता था? ऐसे मदद ए मास या शुयुर्गल, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी एंड डी भी। दिया जाने वाला दान, अब ये भूमि के रूप में दिया जाएगा तो शुयुर्गल कहा जाते थे। ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, भूमि के रूप में। स्पष्ट दिया नहीं है तो मदद ए मास भी होगा एंड शुयुर्गल, दोनों सही उत्तर होगा। 50 का सही उत्तर सी एंड डी। 51 प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को, 16 मार्च, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध किया था। सबसे पहला युद्ध पानीपत का युद्ध,
1526 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को, मेवाड़ का राजा था, इसी में खानवा के युद्ध में उसको हराया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, उन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 52 के बी। 53 पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1500 पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर, मुगल वंश के संस्थापक, और लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, और इसके द्वारा ही मुगल वंश का नींव भारत में पड़ा था। तो सही उत्तर ए। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध को किसके बीच हुआ था? कन्नौज का युद्ध को हम बिलग्राम का युद्ध के भी नाम से जानते हैं, जो 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि हुमायूं को शेर शाह ने हराया था और सूर्य वंश की स्थापना भारत में किया था। हुमायूं इसके बाद बिलग्राम के युद्ध के बाद भारत से इधर उधर भटकता फिरा था। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने इसकी निर्माण करवाया था। बाद में चल करके 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका आधुनिकीकरण किया था। 16वीं सदी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था, है ना। और बाद में 19वीं शताब्दी में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका आधुनिकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 56, और फिर यहाँ पर 56 में है 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर, जो कि राजा तो बना था लेकिन वो कम उम्र का था, मात्र 13 वर्ष का। तो इस अवधि में उसका संरक्षण किया था बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, और यही पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ा था। हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। मुख्यतः युद्ध लड़ा था बैरम खां ने ही, और बैरम खां ही का बेटा जो था वो अकबर के 9 रत्नों में से प्रमुख था, अब्दुल रहीम खान खाना। इन्हीं का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो इनका संरक्षक बैरम खां, ऑप्शन नंबर डी। जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें नकदी कहा जाता है। तो देखने से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अकबर ने दहसाला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू किया था? अकबर अपने वित्त मंत्री जो था, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल की सहायता से दहसाला प्रणाली, जिसमें कि पिछले 10 साल के जो उपज होता था उसके औसत उपज के आधार पर टैक्स यानी कर लेने की व्यवस्था किया था, इसलिए इसको 10 साल यानी दहसाला प्रणाली कहा गया। और इसके जन्मदाता थे टोडरमल। तो सही उत्तर सी। निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला के महान संरक्षक थे? औरंगजेब का पुत्र दारा शिकोह, जो कि कला का संरक्षक भी माना जाता था। तो सही उत्तर ए। निम्नलिखित में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए थे? सबसे पहले मुगल काल में 1498 ईस्वी में कौन आए थे? पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में कौन आया था? मुगल व्यापारी वास्को डी गामा। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा आया था। तो 1498 ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 ईस्वी में 23 जून 1757, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? 1757 में जब बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बंगाल से सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर बी। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके पहले
रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था, इसी को जो खामियां था उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 ईस्वी में, जिसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिट ने इसको एक्ट को पारित किया था। जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पहले बताए थे, 1761 ईस्वी के खामियों को दूर करने के लिए, इसकी जो कमी था इसको सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अस्थाई बंदोबस्त जो था 1793 ईस्वी में, ये कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया गया था और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ था। तो बंगाल यहाँ ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरुआत किया था। दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था, दक्कन का दंगा जो था 1875 में हुआ 1875 में दक्कन में दंगा हुआ था। तो ये होने के लिए नहीं पूछ रहा है, इसका रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 1878 ईस्वी में इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा सी। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह, सबसे पहले, जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं, 1857 ईस्वी में 10 मई 1857 ईस्वी को, है ना, मेरठ की छावनी से यह शुरू हुआ था, जिसमें कि मेरठ के एन राइफल्स के जो जवान थे, सेना थे, वो चर्बी वाली कारतूस नामक ऐसी अफवाह फैली, जिसके बाद यह विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ की छावनी से 10 मई 1857। सही उत्तर सी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें जितने भी हैं, ये हैदराबाद, अवध, मैसूर, ये सब के सब सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य थे। तो इसलिए सभी के सभी, हैदराबाद 1708 ईस्वी में, अवध 1765 ईस्वी में ये हस्ताक्षर किए थे। तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ देज सही उत्तर 67 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। गोद निषेध यानी गोद लेने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? गोद निषेध नीति, गोद लेने की प्रथा को बंद कर दिया। हड़प नीति एंड गोद निषेध की, हड़प नीति का एक अंश था गोद निषेध। ये लॉर्ड डलहौजी जिसने कि 1848 ईस्वी से 56 ईस्वी तक, लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक शासन किया? 1848 से 56 तक इसने ही गोद निषेध नीति की शुरुआत किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 68 के डी। वहाबी आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान नहीं, सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 ईस्वी से 30 ईस्वी तक, 1820 से 30 ईस्वी तक यह आंदोलन किए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। 19 मार्च 1857 ईस्वी को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से यह विद्रोह शुरू हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। तो सही उत्तर सी। बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा, है ना, जगदीशपुर के ये राजा थे, वीर कुंवर सिंह के द्वारा ही 1857 का विद्रोह का शुरुआत किया था। पटना से पीर अली और बिहार से पूरा नेतृत्व करता थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? पहले बताए थे 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहले शासन चलते आ रहा था 1757 से, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 ईस्वी में। और ब्रिटिश शासन स्वयं, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारतीय शासन हस्तक्षेप कर दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1757, 1857, 1768, 78 और 1770। एक्चुअली इसकी स्थापना किया गया था 1767 ईस्वी में, जो कि है नहीं। तो 1757 ये थोड़ा मिस्टेक है, 1767 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग कर सकते हैं। फोर्ट विलियम किस नगर में है बनाया गया था? फोर्ट विलियम जो है इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम
की स्थापना कोलकाता नगर में किया गया था 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के आसपास में इसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। सही उत्तर सी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और इसके खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और उन्होंने ही सबसे पहले 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया और बाद में चल करके 1 अगस्त 1920 ईस्वी को पूरे भारत में एक जन आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए असहयोग आंदोलन के रूप में। तो इसमें महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको कि भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, 1909 ईस्वी में लागू किया गया था। सही उत्तर सी। खेरा सत्याग्रह गांधी जी किसके समर्थन में किए थे? खेरा सत्याग्रह गांधी जी ने 22 मार्च 1918 ईस्वी को गुजरात के खेरा के किसानों के नेतृत्व में 22 मार्च 1918 ईस्वी को किया था, किसानों के नेतृत्व में। यहाँ पर मिल मजदूर भी दिया हुआ है, मिल मजदूर के भी हुआ था 1918 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। लेकिन ये अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से इनका आंदोलन जाना जाता था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में किए गए, लेकिन ये खेरा सत्याग्रह जो किए थे वो गांधी जी ने किसानों के नेतृत्व में किए थे। तो सही उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसकी रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसकी रचना महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में किए थे। तो ये महात्मा गांधी, सही उत्तर डी सही उत्तर होगा। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो सही उत्तर डी। निम्नलिखित में से चरमपंथी नेता या गरम दल के नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों लाल बाल पाल के नाम से आते हैं, लाल बाल और पाल के नाम से। तो सभी ये गरम दल के नेता थे। गरम दल कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन सबसे पहले 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। तो 81 के प्रश्न है कि किसको चरमपंथी नेता के नाम से यानी गरम दल के नेता के नाम से जानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में फिर वो गरम दल और नरम दल फिर लखनऊ के अधिवेशन जो हुआ था 1916 ईस्वी में, यहाँ पूछा हुआ है 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में, है ना, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। और इस कांग्रेस का अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था और इसमें पुनः एक बार फिर से नरम दल गरम दल एक हो गए थे। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। एक बार फिर से मिलाते हैं। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1920, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया सबसे पहला जनव्यापी आंदोलन 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चौरी चौरा 1922 ईस्वी में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी कांड के बाद जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है, उत्तर प्रदेश के गोरख जिला में इस कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सही उत्तर हो जाएगा बी 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। कब आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था, जिसके एक भी सदस्य जो थे वो भारतीय नहीं थे। एक भी सदस्य 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था और इसी का विरोध, एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इसका भारत के विभिन्न नेताओं ने इसका विरोध किया। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय के सिर पर अंग्रेजों ने लाठी से प्रहार किया, जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो गया था। तो सही उत्तर 85 का डी होगा। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, है ना, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किया गया था। तो सही उत्तर 85 का सी।
दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को इस यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया गया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंच करके दांडी नामक समुद्र के किनारे महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया। इसमें कुल 78 अनुयायी ने साबरमती आश्रम से चले थे। शुरुआत एक बार फिर से बताते हैं, 12 मार्च 1930 और पहुँचे थे 1930 में और पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और इस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के समय में दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में फिर से बताते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात में समुद्र तट के किनारे दांडी में उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को भंग किए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह प्रस्ताव पारित हुआ था और उसमें भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो सही उत्तर डी। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ता का गठन 1942 ईस्वी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1942 ईस्वी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल की तराई में। जिस समय कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था 1942 में, उस समय नेपाल की तराई में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो सही उत्तर 89 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब धीरे धीरे अंतिम मंजिल पर पहुंचते हुए 90 का प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? पहले बताए थे महात्मा गांधी द्वारा मुख्यतः 3 आंदोलन किया गया था। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया गया था। 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी का प्रमुख था। तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जानते जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कि कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री टाइम से मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ये सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रैम से मैकडोनाल्ड ने। सही उत्तर डी। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। तो सही उत्तर ए। ये शायद एक पर पहले भी प्रश्न था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा, और यह मुंडा विद्रोह 1899 से 2000 में किया गया प्रमुख विद्रोह बिरसा मुंडा ने, जिसको कि झारखंड का जनक कहते हैं। रांची में इस विद्रोह की शुरुआत हुआ था। सही उत्तर 94 का ए। 95 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जिसमें कि शाह आलम द्वितीय थे, बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद बंगाल की दीवानी ब्रिटिश शासन को दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 96 स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। और जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो प्रश्न है कि अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1939 ईस्वी का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान इतिहास में, क्योंकि यही अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को
कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया था और जिनका विरोध सुभाष चंद्र बोस ने किया था और जीत भी गए थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 73 हो जाएगा, 97 का बी। 98 संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और जिसकी अध्यक्षता सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही उत्तर होगा सी। दिल्ली चलो का नारा किसने लिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर सी में है। ये कब दिए थे? 6 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें कि 296 ब्रिटिश भारतीय राज्य के अंतर्गत और 93 जो थे देसी रियासतों के सदस्य थे। तो 296 प्लस 93 मिलाकर के कुल हो गया 389, यानी 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 ईस्वी में। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। स्वराज दल का अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का हम एक एक करके देखें और इसका हम अब देख रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, 2 अंक स्तरीय। उसके बाद 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न का उत्तर देने थे और 5 अंक स्तरीय जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो टोटल 8 प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। 5 अंक का, 4 5 20। ठीक है, इसको हम देख लेंगे और अगले वीडियो में भी इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो अभी बता ही दिए, विषयनिष्ठ प्रश्नों को हम हल बताएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम देख लीजिए एक एक करके, हम सबका एक साथ हम ऑप्शन दे दिए हैं, आप मिला लीजिए। ठीक है, और फिर एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि कमेंट्स ज़रूर कर दें कि आप कितने प्रश्न 50 में सही हुए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को ढेर सारी धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।